हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का 11वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पेशीय संकुचन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जो आज की अपनी हेडिंग है वो है पेशीय संकुचन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ऐसे देखा जाए पेशीय संकुचन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक की किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले, उसे समझने से पहले मैंने ये 8 क्वेश्चन लिख लिए। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन पहले लिखने का रीज़न ये है क्योंकि जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर कम से कम 20 से 25 पॉइंट तक है, काफ़ी बड़ा है। उसको अगर पूरा देखा जाए तो एक एक मतलब किस तरह से उनके चालक तंत्रिका होते हैं, किस तरह से कैल्शियम अंदर जाता है, किस तरह से बाहर आता है, किस तरह से मायोसिन और एक्टिन जो तंतु काम करते हैं। अगर पूरी प्रोसेस देखी जाए, अगर अपनी रजिस्टर में लिखे तो आपकी 2-3 पेज की पूरी प्रोसेस हो जाती है विद डायग्राम के साथ में। तो उन प्रोसेस को समझने से पहले ये 8 मैंने प्रश्न लिख दिया, 8 क्वेश्चन जो कि पेशी संकुचन से पूछे जाने वाले हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। इनको आप समझ लोगे तो जब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसका मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, जो फर्स्ट है कि पेशीय संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा का रूप, मतलब हमें ये पूछ सकता है कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब जो आपकी फिजिकल एनर्जी है वो हो जाएगी आपकी आंतरिक एनर्जी में, या फिर रासायनिक ऊर्जा है वो फिजिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसे 3-4 ऑप्शन बना के दे सकता है। तो यानी पेशी संकुचन के दौरान एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो पेशी संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसके बाद में पेशी संकुचन के दौरान ए बैंड का आकार नियंत्रित या नियमित रहता है। देखो अब यहाँ देखना, ये पेशी संकुचन के दौरान एक तो आपका एच बैंड होता है, आई बैंड होता है और ए बैंड होता है। ध्यान रखना, एच, आई और ए, ये 3 बैंड रहते हैं। तो एच और ए का आकार तो क्या होता है, चेंज हो भी सकता है, लेकिन यहाँ जो ए बैंड है ये पेशी संकुचन में तो इन्वॉल्व भी होता है, लेकिन ए बैंड का जो आकार होता है वो नियत रहता है। हमें सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि ए बैंड का आकार कैसे रहता है, नियत बना रहता है। किसके? पेशी संकुचन के दौरान या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो क्रियाविधि है उसके दौरान। पेशी संकुचन की फटिंग क्रिया के दौरान, ये फटिंग एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। जब हम पेशी संकुचन क्रियाविधि पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द दिखेगा कि फटिंग क्रियाविधि क्या है। इस फटिंग क्रियाविधि के समय एकत्रित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड। कौन सा है? एकत्रित होने वाले पदार्थ का नाम है लैक्टिक एसिड। तीसरा क्या है अपना, कि पेशी संकुचन की फटिंग क्रिया के समय पेशियों में एकत्रित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। हमें HCl दे देगा, लैक्टिक एसिड दे देगा, 3-4 ऑप्शन बना के देगा जिन्हें हमें याद रखना है। कौन होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसके बाद पेशीय संकुचन में काम आने वाले 2 मुख्य तंतु, ये अब इसको इंपॉर्टेंट करें क्योंकि एक्टिन और मायोसिन दोनों देता है। एक्टिन मायोसिन दोनों दे सकता है। तो हमें अगर कोई एक ही, अगर ऑप्शन में मतलब ए बी सी उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसे समय में हमें जो वरीयता देनी है वो एक्टिन को देनी है। वैसे होते दोनों हैं। पेशी संकुचन में काम आने वाले मुख्य रूप से जो तंतु का मतलब फाइबर होता है, जो ये फाइबर होते हैं ये एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। अगर ऑप्शन में एक्टिन, मायोसिन और तीसरा कोई और दे दे तो ऐसे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की बात है, तब हमें एक्टिन को राइट करना है। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक आयन, तो ये है आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो 5वां अपना हो गया पेशीय संकुचन के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक आयन होता है वो है आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। इसके बाद किसी पेशियों का संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं, यानी किसे संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है। किसमें? पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि होती है, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि के समय किसे कहा जाता है? तो ये एक्टिन होता है। क्या होता है? एक्टिन को कहा जाता है। ये चीजें आप याद रखना कि किसे पेशियों का संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन को, मायोसिन और फाइबर दोनों, एक्टिन प्रोटीन को कहा जाता है संकुचनशील प्रोटीन। पेशीय संकुचन के दौरान
ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ये एडीपी होता है, ये एडीपी होता है, तो इसमें फिर बाद में ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। पेशीय संकुचन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति हमें एटीपी के रूप में होती है, तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद में देखें विषमदेशिक बैंड पाए जाते हैं, तो ये मायोसिन तंतु में। अभी इतना पढ़ना हमें विषमदेशिक, जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा विषमदेशिक बैंड क्या है। विषमदेशिक बैंड पाए जाते हैं मायोसिन तंतु के अंतर्गत। देखिए वापिस पेशीय संकुचन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है। पेशीय संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। फिर पेशीय संकुचन के दौरान जो एच बैंड, आई बैंड और ए बैंड होते हैं, उन तीनों में ए बैंड का आकार कैसे रहता है, नियत बना रहता है। तीसरा है पेशी संकुचन की फटिंग क्रियाविधि के समय, यानी जो फटिंग क्रिया होती है उसके समय पेशियों में एकत्रित होने वाले पदार्थ का नाम क्या है, तो उसमें एकत्रित होने वाले पदार्थ का नाम है लैक्टिक एसिड। पेशीय संकुचन में काम आने वाले मुख्य तंतु, यानी जो मेन फाइबर होते हैं वो एक्टिन फाइबर और मायोसिन तंतु, एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु होते हैं। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक आयन कौन सा होता है, तो वो कैल्शियम आयन होता है। आपको सोडियम भी देगा, फिर कैल्शियम देगा, पोटेशियम देगा, इस तरह से 3-4 ऑप्शन बना के देगा जिनमें हमने कैल्शियम को वरीयता ज़्यादा नहीं। कैल्शियम काम आता है, किसे पेशियों का संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है, तो पेशियों का जो संकुचनशील प्रोटीन होता है वो होता है एक्टिन। कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेशियों में काम आने वाला मुख्य रूप से प्रोटीन कौन सा है, तो ये एक्टिन प्रोटीन होता है। पेशी संकुचन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति हमें किस में रूप में, एटीपी के रूप में होगी। पेशी संकुचन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी के रूप में होती है। अगर ये पूछा जाए कि तत्काल ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो तत्काल ऊर्जा का स्रोत भी आपका एटीपी ही है। विषमदेशिक बैंड पाए जाते हैं, तो ये मायोसिन तंतु में। विषमदेशिक बैंड कहाँ पाए जाते हैं, मायोसिन तंतु में। ये 8 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे थे ताकि जब क्रियाविधि हम पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन हमें याद आएंगे, हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन थे उस क्रियाविधि के अंदर, तो क्रियाविधि हम धीरे धीरे पूरी समझ पाएंगे। अदरवाइज क्रियाविधि को इतनी इजी वे में समझा नहीं जा सकता है, काफ़ी बड़ी है। तो ये उतार लीजिए 8 पॉइंट। इस पॉइंट्स के लिखने के बाद हम पेशी संकुचन की क्रियाविधि भी आते हैं और पूरी क्रियाविधि को हम समझते हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो 8 क्वेश्चन लिखे थे वो आपने उतार लिए होंगे। अब आते हैं इसकी क्रियाविधि पे। टॉपिक तो अपना वही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या पेशियों का जो संकुचन है, टॉपिक वही चल रहा है। पर उस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 8 क्वेश्चन इसलिए लिखे थे ताकि आपको धीरे धीरे ये इनकी क्रियाविधि को समझेंगे। अब आते हैं क्रियाविधि पे, ठीक है। अब क्रियाविधि है क्या, सबसे पहला पॉइंट, किसी प्राणी में कंकाली पेशियों में होने वाले उत्तेजन तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण में होता है। यानी जो उत्तेजन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है। हम इसकी क्रियाविधि पे भी आएंगे, ये नॉर्मल फैक्ट है स्टार्टिंग के। तो किसी प्राणी में कंकाली पेशियों में होने वाले उत्तेजन किसके कंट्रोल में होते हैं, तो वो तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद में सभी पेशी तंतु, यानी जो आपके मसल्स फाइबर होते हैं, पेशी तंतु को इंग्लिश में कहा जाता है मसल्स फाइबर, तंत्रिका तंतु की 1 या 2 चालक इकाई यानी मोटर यूनिट के द्वारा, चालक इकाई के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी जो सभी पेशी फाइबर्स होते हैं, यानी आपके मसल्स फाइबर, वो तंत्रिका तंतु की 1 या 2 चालक इकाइयों के द्वारा कंट्रोल में होते हैं। अब ये देखना, ये हमारे लिए जो 3rd पॉइंट है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो 3rd पॉइंट है ये है चालक तंत्रिकाओं से। तो ये पूछा जा सकता है कि चालक तंत्रिका या पेशी संकुचन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में चालक तंत्रिकाओं को क्या इंपॉर्टेंट रोल था या उसका क्या काम था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो 3rd है, तीसरा पॉइंट है, वे तंत्रिकाएं कोशिकाएं यानी तंत्रिका सेल्स, वे तंत्रिका कोशिकाएं जिनके एक्सोन कंकाली पेशी तंतुओं को तंत्रिका न्यासित करते हैं, इनकी कोशिकाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु में उपस्थित होती है। देखो यहाँ तक हमें डेफिनेशन ध्यान रखनी है, यहाँ से यहाँ तक।
ये तंत्रिका न्यासित है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आपकी ये जो पॉइंट आ रहा है पांचवा छठा, उसमें समझेंगे। तंत्रिका या चालक तंत्रिका या मोटर यूनिट है क्या, कि वे तंत्रिका कोशिकाएं जिनके एक्सोन होते हैं ना, वो कंकाली पेशी तंतुओं द्वारा तंत्रिका न्यासित होते हैं। यानी कहने का मतलब जो फाइबर्स होते हैं तंत्रिक यानी आपके कहने का मतलब है मसल्स फाइबर को एक साथ होते हैं, ये सभी पकड़ के रखते हैं। यहाँ इस पॉइंट में देखना, इनकी कोशिका काय मस्तिष्क या मेरुरज्जु में उपस्थित होती है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि चालक तंत्रिकाएं होती है, इनकी जो सेल्स बॉडी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो ब्रेन में या मेरुरज्जु में या मेरुदंड में प्रेजेंट होती है। इस पॉइंट को नोट करना और इम्पोर्टेंट करना। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट रह जाएगा कि चालक तंत्रिकाओं का उद्दीपन का कार्य करती है। चालक तंत्रिका क्या करती है, उद्दीपन का कार्य करती है। और ये तंत्रिकाएं मांसपेशियों में कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपको कि चालक तंत्रिका को कार्य क्या है। चालक तंत्रिकाओं का कार्य है उद्दीपन का कार्य करना, यानी उद्दीपन करना। जिस तरह से अगर कोई मांसपेशी है तो उसको कुछ काम करना है, तो कहीं ना कहीं से उसको मतलब सिग्नल देना, यानी उसको एक्साइटेड करना, उद्दीपन देना, वो कार्य होता है। तो चालक तंत्रिकाओं का कार्य है उद्दीपन का कार्य करती है। और ये तंत्रिकाएं क्या करती है, मांसपेशियों में जाके कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। चालक तंत्रिका एक यूनिट की तरह जाती है, फिर मांसपेशियों में जाके बिल्कुल बिखर जाती है, कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अब कई शाखा में विभक्त होती है तो जो फाइबर होते हैं उसकी पकड़ में आ जाते हैं। यहाँ देखना, अब जो पांचवा पॉइंट है, प्रत्येक शाखा एक पेशी तंतु के साथ सिनेप्स का निर्माण करती है। और जो ये प्रत्येक शाखा आगे बढ़ती है, ये क्या करती है, एक पेशी तंतु के साथ में, इस पॉइंट को याद रखना, एक पेशी तंतु के साथ में सिनेप्स का निर्माण यानी बॉन्डिंग बनाती है। कहने का मतलब उसके साथ जुड़ती है। ये बायोलॉजी का टर्म है सिनेप्स, यानी उसके साथ जुड़ती है, का निर्माण करती है। इस प्रकार एक चालक तंत्रिका कई पेशियों से जुड़ जाती है। अब जो एक चालक तंत्रिका थी मांसपेशियों में गई, मांसपेशियों में जाने के बाद में कई भागों में विभाजित हो गई, कई शाखा बन गई, और कई शाखाएं जाके मतलब क्या हो गई, और प्रत्येक जो शाखा थी एक एक पेशी एक एक मसल फाइबर के साथ जुड़ गई। इस प्रकार एक तंत्रिका की बात करें तो वो क्या कर लिया, कई पेशियों के साथ में जुड़ चुका है, जिसे सामूहिक रूप से चालक इकाई कहा जाता है या मोटर यूनिट कहा जाता है। तो हमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चालक इकाई का निर्माण कैसे होता है। तो जो मसल्स आपकी प्रत्येक शाखा होती है वो एक एक पेशी तंतु को जकड़ के रखती है, यानी उसके साथ सिनेप्स का निर्माण करती है। तो चालक तंत्रिका भी कई पेशियां, कई शाखाएं बनी, जो सामूहिक रूप से चालक यूनिट का निर्माण होता है। छठा पॉइंट देखना, जब एक चालक तंत्रिका में सक्रिय विभव उत्पन्न होता, अब उद्दीपन का काम हो रहा है। चालक तंत्रिका क्या करती थी, उद्दीपन का कार्य करती थी। अब जब एक चालक तंत्रिका में सक्रिय विभव यानी उद्दीपन उत्पन्न होता है तो एक चालक इकाई से जुड़े सभी पेशी तंतु एक साथ संकुचित हो जाते हैं। देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार वापस देखते हैं। यानी तंत्रिका सेल्स यानी एक्सोन कंकाली पेशी तंतुओं का तंत्रिका विन्यासित करती। तंत्रिका न्यासित का मतलब होता है कि एक चालक तंत्रिका होती है, पहला पॉइंट समझना, एक चालक तंत्रिका होती है, वो जाती है मांसपेशियों में। मांसपेशियों में जाने के बाद में कई शाखाओं में विभक्त होता है। जिस तरह से एक हाथ है उसकी 5 शाखाएं बन गई। अब 1 2 3 4 और 5, ये पांचों शाखाएं क्या करेगी कि एक एक जो मसल्स फाइबर यानी पेशी तंतु, उस पेशी तंतु को सिनेप्स का निर्माण करती है कि उनके साथ जुड़ जाएगी। इस तरह से वो कई मतलब क्या जाएगी, कितनी सारी चालक तंत्रिकाएं और कितने सारे जो मसल्स फाइबर है उनको पकड़ के रखेगी। तो यानी जॉइंट हो गया, तो चालक इकाई एक यूनिटी बन गई। एक यूनिटी बनने के बाद अगर इस हाथ को मैं मोड़ूंगा तो यानी जिस तरह से ये हाथ काम करेगा तो एक साथ पांचों पांच मतलब मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसी तरह ये काम कर रहा है। सामूहिक रूप से इकाई कहते हैं एक चालक इकाई में अगर जिस तरह से यहाँ उद्दीपन हुआ इस हाथ में, तो मानो ये चालक इकाई है। इस चालक इकाई में जब उद्दीपन हुआ तो पांचों पांच जो शाखाएं उनमें भी उद्दीपन हुआ, तो एक साथ संकुचित हुई, एक साथ खुली, एक साथ संकुचन हुआ, एक साथ खुलना। इस तरह से ये काम चलता है। इन 6 पॉइंट को एक बार वापस देखते हैं
किसी प्राणी में कंकाली पेशियों में होने वाले जो उत्तेजन होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होता है। पहली बात तो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। दूसरा पॉइंट है सभी पेशीय तंतु तंत्रिका तंतु की यानी जो आपकी फाइबर्स है कि एक या दो चालक इकाइयों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यानी जो सभी मसल्स फाइबर हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? वो चालक इकाइयों के द्वारा या चालक तंत्रिकाओं के द्वारा, जो मोटर यूनिट है उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि ये मोटर यूनिट है क्या चीज? वे तंत्रिकाएं, कोशिकाएं जिनके एक्सोन अपने तंत्रिका की जो संरचना पड़ी होगी, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका की संरचना हमने पड़ी होगी, उनमें एक्सोन होते हैं। ठीक है, इस तरह से बाहर बिखरे हुए एक्सोन होते हैं। वो एक्सोन कंकाली पेशी तंतुओं का तंत्रिका न्यासित करती है। यानी एक्सोन ये सिनेप्स का निर्माण करते हैं। इनकी कोशिका काय यानी आपकी चालक तंत्रिका की कोशिका काय कहाँ होती? मस्तिष्क या मेरुरज्जु में प्रेजेंट होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो चालक तंत्रिकाओं का काम क्या है? उद्दीपन का कार्य करती है। यानी चालक तंत्रिकाएं, यहाँ पे तंत्रिकाएं कर देते हैं अपन, चालक तंत्रिकाएं क्या करती है? उद्दीपन का कार्य करती है। अब सिंपल और स्वीट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पेशीय संकुचन के दौरान चालक तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है उद्दीपन का काम करना। उद्दीपन नहीं लिखें तो इस तरह से कह सकते हैं सिनेप्स का फॉर्मेशन करती है, और सिनेप्स का फॉर्मेशन नहीं करे तो सक्रिय विभव उत्पन्न करती है। हमें इन सभी एक क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्रियाविधि बड़ी है, हमें एक पॉइंट को याद रखना है। बीच में किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठा सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में यहाँ उद्दीपन और ये तंत्रिका कहाँ जाती है? मांसपेशियों में जाती है। मांसपेशियों में जाके कई शाखाओं में विभाजित होती है। अब देखना, प्रत्येक शाखा एक पेशी तंतु के साथ जुड़ती है, यानी सिनेप्स का निर्माण करती है। सिनेप्स का निर्माण करती है। इस प्रकार एक चालक तंत्रिका कई पेशियों से जुड़ जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से मोटर यूनिट या चालक इकाई कहते हैं। अब छठे पॉइंट पे आते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, जब एक चालक तंत्रिका में सक्रिय विभव यानी एक चालक एक मोटर यूनिट में अगर एक्टिवेशन या जो एक्साइटेड हो रहा है यानी सक्रिय विभव उत्पन्न हो रहा है, तो कई शाखाओं में वो सक्रिय विभव सभी जगह सप्लाई हो जाएगा, और एक जगह सप्लाई होगा तो यानी वो सभी शाखा एक साथ सिकुड़ेगी, तो सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। तो एक चालक इकाई से जुड़े सभी पेशी तंतु क्या हो जाएंगे? अब सभी पेशी तंतु एक साथ संकुचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक साथ संकुचित। यानी यहाँ इन 6 पॉइंटों तक हम संकुचन तक आ गए कि संकुचन कैसे होता है। अब देखेंगे धीरे धीरे यानी फिर संकुचन और फिर शीतलन कैसे होता है इन चीजों। तो नंबर 7वां पॉइंट यहाँ से लिखेंगे अपन। एक बार इन 6 पॉइंट को याद आप पूरा उतार लें। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और इसके बाद में चालक इकाई कहते हैं। ये सभी पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन चालक तंत्रिका से रिलेटेड कोई भी पूछे तो उद्दीपन का कार्य या फिर उद्दीपन का कार्य कर सकती है, सक्रिय विभव का कार्य है। इसके बाद सिनेप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और संकुचन के कार्य में हमें कोई भी कार्य पूछा जा सकता है। 4 कार्य हैं इसके। आगे और बढ़ते हैं। नंबर 7, 8 और 9 इस तरह से सारे पॉइंट लिखते हैं। आप जल्दी से इसको उतारिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के आपने 6 पॉइंट उतार लिए होंगे। अब 7वें पॉइंट पे आते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे मसल कॉन्ट्रैक्शन के जितने भी पॉइंट हैं उनको लिख के मैं समझा रहा हूँ कि कौन सी जगह क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 7वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट क्या कर रहा है? का 7वां पॉइंट हो जाएगा सार्कोलीमा या सार्कोलेमा का वह भाग जो चालक तंत्रिका के एक्सोन शाखाओं के नीचे उपस्थित होता है उसे प्रेरक अंत्यपट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक अंत्यपट्टिका कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करें, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ ही इस पॉइंट को नोट करते रहें। जिस तरह से सार्कोलीमा या सार्कोलेमा, ठीक है, का वह भाग जो चालक तंत्रिका के एक्सोन शाखाओं के नीचे, जो चालक तंत्रिका होती है ना, तंत्रिका के एक्सोन होते हैं, जो आपने तंत्र का संरचना पढ़ी होगी, एक्सोन वर्ड आपने सुना होगा और मतलब डायग्राम में देखा भी होगा, के नीचे उपस्थित होता है उसे प्रेरक अंत्यपट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक अंत्यपट्टिका कहते हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट क्या कहता है?
कि तंत्रिका पेशी संधि यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहा जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करें आप। हमें जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इस इंग्लिश शब्द याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा इंग्लिश वर्ड ही दे देता है, हिंदी में भी इसी को टाइप कर दिया जाता है क्योंकि जो पेपर होता है पहले इंग्लिश में होता है, इसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। इसलिए कई बार पेपर को अटेंड करते समय अगर आपको हिंदी जो अवसर दिए हुए हैं उनके जो ऑप्शन है कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है तो ऐसे टाइम में इंग्लिश वाले को पढ़ो और उसको टिक करो, मतलब वहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो सही हो जाएगी। तो प्रेरक तंत्रिका पेशी संधि यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, यानी एक्सोन और पट्टिका, यानी एक्सोन और प्रेरक अंत्य पट्टिका जहाँ आपस में मिलते हैं ना, जहाँ उनका संबंध होता है उसे तंत्रिका पेशी संधि कहते हैं। अभी हम क्या उसके मतलब धीरे धीरे उद्दीपन तक पहुंच गए थे हम। अब उनके कुछ सामान्य जानकारी के पढ़ लेते किस प्रकार से उद्दीपन के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वापिस उद्दीपन पे आएंगे और किस तरह से सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ तो क्या हो रहा था, यानी संकुचन तक हमने पढ़ लिया था। छठा पॉइंट था वो संकुचन था, यानी संकुचन तो हो चुका था। इसके बाद में प्रेरक अंत्यपट्टिका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी एक्सोन होते हैं वो, और जो पट्टिका होती है उसके जो आपसी संबंध होता है जो वहाँ पे मिलते हैं आपस में उसे तंत्रिका पेशी संधि कहा जाता है। 9वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जब चालक तंत्रिका के एक्सोन, आप मेरे साथ ही लिखिए, जब चालक तंत्रिका के एक्सोन में सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। अब क्या हो रहा है कि एक्सोन में क्या हो रहा है, सक्रिय विभव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सोन में सक्रिय विभव उत्पन्न होता है तो एक्सोन की प्लाज्मा झिल्ली, एक्सोन की प्लाज्मा झिल्ली विध्रुवीय हो जाती है। क्या हो जाती है, विध्रुवीय हो जाती है तथा विभव संवेदी कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। यानी जो कैल्शियम के जो चैनल होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे एक प्रकार के मतलब चीजें सोडियम पोटेशियम जा सकती है, केनाल बोल सकते हैं, तो सेंसिटिव है। संवेदी विभव संवेदी कौन है, कैल्शियम। इसको पूरा अंडरलाइन कर लेते हैं अपन कि जो आपका विभव संवेदी कैल्शियम चैनल यानी सेंसिटिव, कहने का मतलब ये जिस तरह से कैल्शियम जो चैनल होते हैं उनको अगर मतलब सक्रिय विभव मिलता है ये क्या करते हैं, चैनल को खोल देते हैं। यानी जो आपके सोडियम पोटेशियम जाएगा, जो केनाल है या नाल है वो क्या होती है, एक्टिव विभव जैसे मिलता है, उद्दीपन मिलता, सक्रिय उद्दीपन स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट होने के बाद किसको मिला, कैल्शियम को मिला, तो कैल्शियम ने अपना जो कैल्शियम चैनल था वो चैनल खोल दिया। इसके बाद में पढ़ते हैं 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में देखना, कैल्शियम +2 एक्सोन से, सॉरी यहाँ बाकी है, चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम +2 एक्सोन के अंतिम सिरों पर निर्मुक्त होते हैं। और कैल्शियम +2 जाके कहाँ निर्मुक्त होते हैं, जो एक्सोन होता है उसके अंतिम सिरों पर। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम +2। कैल्शियम +2 एक्सोन से एसिटाइल कोलाइन को निर्मुक्त करता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, हमसे ये पूछा जा सकता है कि उद्दीपन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उद्दीपन मिलने के बाद में कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं तो कैल्शियम +2 किसका उद्दीपन करता है या किसको एक्टिवेट करता है, तो एसिटाइल कोलिन को जो मतलब निर्मुक्त करने का काम कौन करता है, कैल्शियम +2। क्वेश्चन एक बार वापस सुना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशीय संकुचन की क्रिया के दौरान, पेशीय संकुचन की क्रिया के दौरान उद्दीपन जब, यानी कैल्शियम चैनल को उद्दीपन मिल जाता है या कैल्शियम चैनल जब खुल जाता है तो ये कैल्शियम +2 होता है, ये क्या मतलब निर्मुक्त करता है एक्सोन से, तो हमें किया किससे, तो एक्सोन से निर्मुक्त करता है किसको, एसिटिल कोलिन को। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करना। इसके बाद में 11वें पॉइंट पे आते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहता है, एक बार वापस मैं रिवीजन करवाऊंगा इस पॉइंट को, तब आप मेरे साथ ही इनको लिखते रहना। एसिटिल कोलिन सिनेप्टिक विदर से होते हुए, जो सिनेप्ट का फॉर्मेशन हो रहा था ना, अपने चौथा या 5वां पॉइंट पढ़ा था, सिनेप्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो सिनेप्टिक विदर से होते हुए, यानी जो गुहा होती है वहां से होते हुए चालक अंत्य पट्टिका, ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी चालक, अब ये चालक अंत्य पट्टिका है कि झिल्ली में उपस्थित ग्राही के साथ जुड़ जाते हैं, यानी एसिटाइल कोलिन, इस पॉइंट को समझना, एसिटिल कोलिन सिनेप्टिक विदर से होते हुए, यानी जो गुहा है विदर, ठीक है, कैविटी, सिनेप्टिक कैविटी से होते हुए कहाँ,
चालक अंत्य पट्टिका, ठीक है, चालक अंत्य पट्टिका की झिल्ली के में उपस्थित ग्राही के साथ में, यानी जो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, उनके साथ में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद और आयन चैनल खुल जाते हैं, और जैसे जुड़ते हैं तो जो आयन के आगे जाने वाला चैनल होता है वो खुल जाता है। देखो कैल्शियम का चैनल खुला, कैल्शियम प्लस एसिटाइल कोलिन निर्मुक्त किया, एसिटाइल कोलिन आगे बढ़ा, सिनेप्टिक गुहा से, सिनेप्टिक कैविटी से होते हुए आगे चला, कहाँ, इस पट्टिका से जुड़ा, और पट्टिका में उपस्थित जो ग्राही इसको एक्सेप्ट कर सकते थे उनके साथ जुड़ा। जैसे आपस में बॉन्डिंग बनाई और फिर आगे की ओर प्रोसेस हुई तो आयन के चैनल थे वो खुल जाते हैं, यानी आयन के चैनल अब खुल जाते हैं। अब क्या होता है, और इस चैनल से सोडियम पोटेशियम दोनों आयन का विनिमय हो सकता है। अब आयन के विनिमय की बात आ गई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि सोडियम एंड पोटेशियम दोनों आयनों का विनिमय हो सकता है। इसके बाद में सांद्रण प्रवणता में, यानी यदि जो सेल्स है या जो मसल के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं, ठीक है, सांद्रण प्रवणता में उस सेल के अंदर या पेशियों जो फाइबर्स होती है, सांद्रण प्रवणता में अंतर होने पर, सांद्रण प्रवणता में अंतर होने पर Na+ कहा जाता है उस पेशी के अंदर, यानी जो पेशीय तंतु है उस पेशी के अंदर कौन जाता है, तो Na+ होता है वो पेशी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो भी कितना, अधिक मात्रा में, और K+ बाहर की ओर कम मात्रा में गमन करता है। इससे उत्पन्न विभव को अंत्य पट्टिका विभव एंड प्लेट पोटेंशियल कहा जाता है, तो हमें ये अंत्य पट्टिका विभव इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ से ये चैनल है उनको ध्यान रखना है, किस प्रकार से कब क्या चैनल खुलता है। उत्पन्न होने वाला विभव तो इसके नाम से ही होगा, क्योंकि चालक अंत्य पट्टिका झिल्ली के बाद से सारी प्रोसेस हो रही है, तो अंत्य पट्टिका विभव कहा जाता है। वापिस इन पॉइंट पे आते हैं, एक बार वापिस रिवीजन करते हैं। अब अगर बीच में रह गया हो तो आप मेरे साथ ही इन पॉइंट को मेंशन करते हुए वापिस सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। 6 पॉइंट पढ़ लिए थे, संकुचन तक की प्रोसेस समझ लिया था कि संकुचन किस प्रकार हो रहा था। सार्कोलिमा का वह भाग जो चालक तंत्रिका के एक्सोन शाखाओं के नीचे उपस्थित होता है उसे प्रेरक अंत्य पट्टिका कहते हैं। प्रेरक अंत्य पट्टिका समझ में आ गई क्या चीज है, एक्सोन के नीचे वाला भाग। पेशीय तंत्रिका पेशी संधु, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ एक्सोन और पट्टिका आपस में बॉन्डिंग बनाती है, जहाँ आपस में मिलती है, वो चीज़ क्या हो जाएगा, तंत्रिका पेशी संधि, जहाँ एक्सोन और पट्टिका आपस में मिलती है। कौन सी वाली, प्रेरक अंत्य पट्टिका, मैंने शॉर्ट में लिखा पट्टिका। इसके बाद अपन बात करते हैं 90 पॉइंट की। 90 पॉइंट क्या कह रहा है, जब चालक तंत्रिका के एक्सोन में सक्रिय विभव, यानी एक्सोन में क्या हो रहा है, एक्टिव विभव उत्पन्न हो रहा है, और जैसे ही एक्टिव विभव होता है प्लाज्मा झिल्ली द्विध्रुव हो जाती है, और विभव संवेदी, यानी जो ऐसा कैल्शियम का एक चैनल है जो विभव का सेंसिटिव, यानी विभव मिलते ही वो एक्टिव हो जाता है। कैल्शियम जो चैनल है वो विभव मिलते ही एक्टिव हो जाता है, और कैल्शियम +2 एक्सोन के अंतिम सिरों पर निर्मुक्त होते हैं, वो चैनल खुल जाता है, ठीक है। और कैल्शियम +2 वहां चले जाता है कहाँ, एक्सोन के सिरों पर। एक्सोन के सिरों पर जाने के बाद में ये क्या कर लेते हैं, एसिटाइल कोलिन को निर्मुक्त करता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसका निर्मुक्त करते हैं कैल्शियम, तो एसिटिल कोलिन का, या एसिटाइल कोलिन। और एसिटिल कोलिन सिनेप्टिक विदर, अब एसिटिल कोलिन निर्मुक्त हुआ, सिनेप्टिक विदर पहले फॉर्मेशन हो चुका था, तो जो सिनेप्टिक विदर थे वो चालक अंत्य पट्टिका की झिल्ली में उपस्थित ग्राही के साथ जुड़ जाते हैं, और आयन चैनल खुल जाते हैं, और आयन चैनल क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं, और इस चैनल में सोडियम एंड पोटेशियम दोनों का विनिमय हो सकता है। अब चैनल खुले और सोडियम पोटेशियम दोनों का क्या हो रहा था, विनिमय हो सकता था। अब बात करते हैं, अगर उस पेशी के जो सेल्स हैं उसमें सांद्रण प्रवणता में अंतर है, और जैसे अंतर हुआ यानी संकुचन और शीतलन होगा, बेसिक बात है सिंपल सी कि संकुचन और शीतलन होता है तो सांद्रण प्रवणता में अंतर होता है, और अंतर हुआ
तो Na+ होता है वो पेशी के अंदर चले जाता है अधिक मात्रा में, और जो K+ है पोटेशियम वो पेशियों से बाहर आ जाता है कम मात्रा में, और उससे एक एक्टिव विभव और उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है अंतःपेशीय या अंत्यपट्टिका विभव। क्या कहा जाता है? अंत्यपट्टिका, इंग्लिश में इसको एंड प्लेट पोटेंशियल कहा जाता है, विभव यानी पोटेंशियल कहा जाता है। इस प्रकार हमने 12 पॉइंट लिख लिए, ठीक है, जो क्रियाविधि इसके 12 पॉइंट लिखे। इसको आप इन 12 पॉइंटों को एक बार अच्छे से उतारिए। आगे के पॉइंट में फिर लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्रियाविधि को पूरा हम कंप्लीट पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। और पहले मैंने 8 क्वेश्चन लिखवा दिए हैं आपको कि किस प्रकार हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या चीजें थी, ठीक है। अभी तो एक्टिन और मायोसिन आना बाकी है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन आना बाकी है, सोडियम आ चुका है, कैल्शियम आ रहा है धीरे धीरे। तो इस क्वेश्चन जो लिखवाए थे वो अब धीरे धीरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जल्दी इसको उतार लीजिए। हमने 12 पॉइंट पढ़ लिए थे और अंत्य पट्टी का जो विभव है उसके बारे में देख लिया था, यानी अंत्य पट्टी का जो विभव उत्पन्न होता है यहाँ तक पढ़ा था। अब आते हैं इस अंत्य पट्टी का विभव के बाद में और क्या आगे क्रियाविधि चलती है और क्या प्रोसेस होती है। तो 13 नंबर का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंत्य विभव पट्टी का अंत्य पट्टी का विभव, यानी एंड प्लेट जो पोटेंशियल था, इसके इंग्लिश में कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल के कारण, ये जब उत्पन्न हुआ के कारण पेशीय झिल्ली में सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। अब ये विभव क्या करता है, आगे एक और विभव को उत्पन्न कर लेता है, इसका नाम है सक्रिय विभव उत्पन्न करता है। कहाँ पे? पेशीय झिल्ली में। और यह सक्रिय विभव अनुप्रस्थ नलिकाओं के माध्यम से कहाँ, सतह से कहाँ चले जाता है, पेशीय तंतुजक जो मसल्स फाइबर थे वहां तक चले जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? पेशीय। देखो स्टेप बाय, अगर आप छठा पॉइंट याद करो तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पे आपका संकुचन हो गया था, यानी संकुचन तक हमने पढ़ लिया था, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसके बाद में जो संकुचन हो गया था, विभव उत्पन्न हुए, विभव किस प्रकार आगे चल रहे थे, कैल्शियम का चैनल खुल गया, फिर सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर आ रहे थे, इस प्रकार आगे चल रहे हैं। तो जो 13 पॉइंट ये कह रहा है कि जो अंत्य पट्टी का विभव उत्पन्न हुआ, इस विभव के कारण पेशीय झिल्ली में सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है। और ये सक्रिय विभव कहाँ चले जाता है? ये चले जाता है पेशीय तंतु में, जो मसल्स फाइबर होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। क्योंकि अब संकुचन हुआ तो शीतलन भी तो होना चाहिए, संकुचन हुआ तो शीतलन भी होना चाहिए, इसलिए एक्टिव विभव पेशीय फाइबर तक पहुंच गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम+2 निर्मुक्त शब्द बार बार आ रहा है, ये रिलीज होना, इंग्लिश में इसको रिलीज कहते हैं, निर्मुक्त मतलब रिलीज होना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम+2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होगा? कैल्शियम+2 रिलीज होगा। और तंतुओं में उपस्थित जो फाइबर है, मसल्स फाइबर, यानी उस मसल्स फाइबर यानी तंतुओं में उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ में बंधित हो जाता है, यानी ट्रोपोनिन के साथ में वो जुड़ जाएगा। कौन? कैल्शियम+2। कैल्शियम+2 जो फाइबर है उनमें उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ेगा? तो ये ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ेगा, जिससे ट्रोपोमायोसिन अपने अवरुद्ध स्थलों से, जो ब्लॉकिंग साइड थी वहां से वो अवरुद्ध हो रखे थे, वहां से निकलने लग जाते हैं, धीरे धीरे गमन करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो 15वां पॉइंट है उसको देखना। और मोटे तंतुओं में उपस्थित, मोटे तंतुओं में, ये मायोसिन मैंने बताया था, जो एक्टिन और मायोसिन 2 तंतु हैं आपके। तो ये कौन सा है? मोटा तंतु कौन सा है? तो ये है मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन क्वेश्चन में बताया था मैं। तो मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन पे, यानी जो एक्टिन है उस पर क्रॉस ब्रिज बॉन्डिंग, क्रॉस बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। एक्टिन फाइबर होते हैं उन पे क्रॉस बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्रॉस सेतु, इसको क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। एक्टिन के साथ में जुड़ जाते हैं, यानी ये मोटे तंतु में उपस्थित मायोसिन किसके साथ जुड़ता है? एक्टिन के साथ में। और इस कारण मायोसिन में उपस्थित या संग्रहित जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? अब रिलीज होने लग जाती है। एनर्जी जब रिलीज होगी, जिससे क्रॉस सेतुओं में
कोणीय गति, यानी जब उसमें अब क्या कहते हैं मूवमेंट आने लग जाता है। अब एनर्जी मिल गई, एक्टिन को कहाँ से एनर्जी मिली, तो एक्टिन को मायोसिन से एनर्जी मिली। मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ जुड़ जाता है और मायोसिन में, ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीप जाए इस प्रकार पूछ सकता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन को जो एनर्जी मिली थी वो कहाँ से मिली थी। वैसे एटीपी का काम करते हैं, क्योंकि मायोसिन को एटीपी से, और देखो एटीपी से मायोसिन, मायोसिन से एक्टिन, इस तरह से। तो मायोसिन में जो एनर्जी थी वो रिलीज होने लग गई। अब धीरे धीरे एंगुलर मूवमेंट, कोणीय गति होने लगी। नंबर 16 पॉइंट देखना, जो 16 नंबर का पॉइंट है, मायोसिन से बॉन्डिंग एटीपी, यानी मायोसिन से जुड़ी हुई जो एटीपी होती है। इस 16 नंबर पॉइंट को इम्पोर्टेंट करना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो एटीपी होती है उसके मुख्य 3 क्या कार्य होते हैं, तो कोई मतलब उनमें से कोई एक कार्य दे देगा हमें। ये क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एटीपी वाले। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं लैब असिस्टेंट पूछा गया। आपके जो मतलब साइंस के अदर भी एग्जाम होते हैं उनमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है उसमें एटीपी के क्या कार्य होते हैं। एटीपी का ये पहला कार्य, ठीक है, मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। अगर ऐसे याद रखें तो एटीपी के 3 कार्य होते हैं। मायोसिन से जुड़ा हुआ एटीपी के कारण एक्टिन एंड मायोसिन के मध्य बंध उपस्थित होता है, वो टूट जाता है। यानी एटीपी एनर्जी जैसे रिलीज करेगा तो जो मायोसिन और एक्टिन जो जुड़े हुए थे, बॉन्डिंग थे, वो बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी। बॉन्डिंग टूटी जिससे क्रॉस सेतु एक्टिन से अलग हो जाता है। और एक्टिन पे क्या प्रेजेंट थे, क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट थे, क्रॉस सेतु, वो अब उसके कारण क्या हो गया, अलग हो गया। यानी जिस तरह संकोचन हुआ तो चीजें एक साथ सारी मिल गई, ब्रिज के रूप में क्रॉस हुआ, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो जाते हैं। 17 पॉइंट देखना, मायोसिन के साथ में जुड़ा एटीपी अब धीरे धीरे विदलित होने लग जाता है और एटीपी ऊर्जा को मायोसिन किस में ट्रांसफर कर देता है, तो क्रॉस सेतुओं में। और ये क्रॉस सेतु क्या होते हैं, यहाँ से अलग हो रहे हैं, किससे, एक्टिन से। एक बार वापस देख लें 13 नंबर पॉइंट, अंत्य पट्टी का विभव, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये विभव उत्पन्न हुआ, इस विभव ने आगे और प्रोसेस चलाई तो पेशीय जो झिल्ली थी उसमें सक्रिय विभव को उत्पन्न कर लिया। क्या कर लिया, पेशीय झिल्ली में सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है और ये सक्रिय विभव आगे अनुप्रस्थ नलिकाओं के माध्यम से कहाँ चला गया, पेशीय तंतु तक चला गया। अब इस पॉइंट को आपने समझ लिया होगा, तो मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखे, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अंत्य पट्टी का विभव, अंत्य पट्टी का विभव के कारण पेशीय झिल्ली में सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है। यह सक्रिय विभव अनुप्रस्थ नलिकाओं के द्वारा सतह से पेशीय फाइबर, मसल्स फाइबर या पेशीय तंतु तक पहुंच जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन 14 नंबर पॉइंट की। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम +2 निर्मुक्त होकर तंतुओं में उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ बंधित हो जाता है। यानी क्या हो रहा है, लिखे साथ में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हो रहा है। तो अगर इस तरह से, अगर इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इस तरह, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चीज़ रिलीज होती है, तो कैल्शियम +2 रिलीज होता है। कैल्शियम +2 रिलीज हुआ और ये ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ जाता है। अब ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ा तो ट्रोपोमायोसिन अपने जो अवरुद्ध स्थलों से रुका हुआ था वो इसके जुड़ने से अब क्या करने लग जाएगा, वहां से गमन करने लग जाएगा। गमन करने के बाद में 15वें नंबर के पॉइंट पे, मोटे तंतुओं में उपस्थित मायोसिन, यानी मायोसिन और एक्टिन, मोटे तंतुओं में कौन होता है, मायोसिन। मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ जुड़ जाता है, यानी एक्टिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रॉस सेतु प्रेजेंट होते हैं और मायोसिन इसके साथ जुड़ता है और जुड़ जाता है। इस कारण मायोसिन में, यानी कि मायोसिन और एक्टिन में से एनर्जी किसके पास में है, मायोसिन के पास में। अब मायोसिन में एनर्जी जैसे ही मिली और एनर्जी को रिलीज किया तो जो क्रॉस सेतु थे किस पे, एक्टिन पे, ये अब हटने लग जाते हैं, जिससे क्रॉस सेतुओं में कोणीय गति आ जाती है। और 16 नंबर का पॉइंट देखना, मायोसिन से बंधित एटीपी, यानी मायोसिन में क्या है, एटीपी के कारण एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो अलग हो गई और दोनों टूट गए, और जिससे क्रॉस सेतु एक्टिन से अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हुए, ये 17वां नंबर का पॉइंट कहता है। मायोसिन के साथ में जुड़ा एटीपी
अभी धीरे धीरे विदलित हुआ और उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किस में किया, और एटीपी ऊर्जा को मायोसिन क्रॉस सेतुओं में परिवर्तित या स्थानांतरित करेगा। और जैसे स्थानांतरित किया तो एक्टिन से जुड़े क्रॉस सेतु अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लिया था, इस पॉइंट को मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखे मेरे साथ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम +2 निर्मुक्त होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम +2 निर्मुक्त होता है या निर्मुक्त होकर तंतुओं में उपस्थित तंतुओं में उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ में बंधित हो जाता है। किसके साथ बंधित होगा? ट्रोपोनिन के साथ में। तो ये लिखें, तंतुओं में उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ में बंधित हो जाता है। कहाँ होता है? ट्रोपोनिन के साथ में, जिससे ट्रोपोमायोसिन अपने अवरुद्ध स्थलों से यानी ब्लॉकिंग साइट यानी अवरुद्ध स्थल थे वहाँ रुका हुआ था वो। लिखें, जिससे ट्रोपोमायोसिन अपने अवरुद्ध स्थलों से यानी ब्लॉकिंग साइट से गमन करने लगते हैं। यानी यहाँ से अब ये ट्रोपोमायोसिन धीरे धीरे चलने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। और करके आप 15वां पॉइंट लिख सकते हैं या इसके साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम +2 निर्मुक्त होकर तंतुओं में उपस्थित ट्रोपोनिन के साथ बंधित हो जाता है, जिससे ट्रोपोमायोसिन अपने अवरुद्ध स्थलों से गमन करने लगते हैं। और मोटे तंतुओं में उपस्थित मायोसिन, ये लिखें 15वां पॉइंट कि मोटे तंतुओं में उपस्थित मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ किस में जुड़ता है? क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। लिखें, मोटे तंतुओं में उपस्थित मायोसिन क्रॉस सेतु एक्टिन के साथ में जुड़ जाते हैं। और इस कारण मायोसिन अब क्या करेगा? इस कारण एटीपी किस में? मायोसिन में। एटीपी किस में है? तो मायोसिन में। और इस कारण मायोसिन में संग्रहित ऊर्जा, जो कि एटीपी के रूप में है, ऊर्जा निर्मुक्त यानी रिलीज हो जाती है। इस कारण देखें, इस कारण मायोसिन में संग्रहित ऊर्जा निर्मुक्त या रिलीज हो जाती है, जिससे क्रॉस सेतुओं में कोणीय गति, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, कोणीय संवेग आ जाता है, कोणीय गति आ जाती है। जिससे क्रॉस सेतुओं में कोणीय गति होती है। क्या होती है? कोणीय गति होने लग जाती है। इसके बाद बात करते हैं 16 नंबर के पॉइंट पे, मायोसिन से बंधित, किससे? मायोसिन से बंधित एटीपी, मायोसिन से बंधित एटीपी के कारण। लिखें, मायोसिन से बंधित एटीपी के कारण एक्टिन एंड मायोसिन के मध्य उपस्थित बंध हैं वो टूट जाते हैं, जिससे यानी जो मायोसिन से जुड़ा हुआ एटीपी था उसके कारण क्या हुए? एक्टिन और मायोसिन दोनों अलग हुए, जिससे क्रॉस सेतु एक्टिन से अलग हो जाते हैं। अब ये अलग होते क्यों? ये कारण 17वें में लिखा है, जिससे क्रॉस सेतु एक्टिन से अलग हो जाते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। 17 नंबर का पॉइंट लिखें कि मायोसिन के साथ जुड़ा एटीपी किसके साथ है? मायोसिन विदलित हो जाता है, और ये एटीपी ऊर्जा को मायोसिन किस में बदलता है, यानी किस में ट्रांसफर कर रहा है? तो क्रॉस सेतुओं को। और जो क्रॉस सेतु है, क्रॉस ब्रिज है, वो किसके साथ जुड़े थे? एक्टिन से। अब धीरे धीरे वो एक्टिन से अलग होने लगेंगे, यानी जो संकुचन हुआ था अब धीरे धीरे क्रॉस सेतु, देखो ये संकुचन हुआ तो क्रॉस सेतु अगर एक्टिन से हट रहे हैं तो ये धीरे धीरे हाथ खुलेगा, मतलब तो शीतलन होने लगेगी, तो एनर्जी स्थानांतरित कर देती है। ये जो 13 पॉइंट, मतलब 13, 14, 15, 16 और 17, ये चारों पॉइंट उतारे। इसके बाद में हम 3 से 4 पॉइंट और बचे हैं, उनको लिखेंगे। इसके बाद ये क्रियाविधि पूरी हो जाएगी। जल्दी से इन सभी पॉइंट को एक बार उतार ले, मैंने आपको लिखवाया भी है,
और अगर कुछ रहा इसमें बाकी तो आप इसको जल्दी से उतारिए। आपने 17 पॉइंट तक उतार लिया होगा। अब 18, 19 और 20 मैंने बताया था 3 से 4 पॉइंट और है। इसके बाद में अपनी जो क्रियाविधि जो चल रही थी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए, हमने कहाँ तक पढ़ा था, यानी जो आपका एक्टिन था उससे क्रॉस सेतु क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। यानी जो क्रॉस सेतुओं का अलग होने का जो एक साइकिल चल रहा था, अब वो कैसे रुकेगा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो 18वें नंबर का पॉइंट है, एक बार इसको पूरा समझे तीनों पॉइंट को, इसके बाद मैं इसको लिखवा दूंगा। क्रॉस सेतुओं का यह चक्र, यानी कौन सा चक्र, यानी एक्टिन से उसका हटना, जैसे मैंने बताया था ना, जिस तरह से धीरे धीरे वो क्रॉस सेतु हट रहे थे, तो तब तक चलता रहता है जब तक कैल्शियम प्लस टू ट्रोपोनिन के साथ बंधित रहते हैं। यानी जब तक कैल्शियम प्लस टू ट्रोपोनिन के साथ बंधित रहेंगे तब तक वो एक्टिन से क्या करेंगे, मतलब धीरे धीरे क्रॉस सेतु है वो अलग होते रहेंगे। अब इसके बाद देखना, फिर कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम, ये कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम के कारण कैल्शियम प्लस टू पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। और एंजाइम का नाम याद रखना, ऐसे नाम से स्पष्ट है कैल्शियम। तो इस एंजाइम के कारण कैल्शियम प्लस टू वापिस कहाँ चले जाते हैं, कि ये निर्मुक्त कहाँ हो रहे थे, तो कैल्शियम प्लस टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे थे और अब वापिस उसी के अंदर चल रहे हैं इस एंजाइम के कारण, जिससे साइटोसोल में कैल्शियम प्लस टू की मात्रा अब क्या हो जाती है भाई, वो बाहर निकलते हैं। आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन बाहर निकला था, कैल्शियम प्लस टू। अब कैल्शियम प्लस टू वापिस जा रहे हैं, वापिस उसके अंदर इंटर कर रहे हैं, तो वैसे समय में कैल्शियम प्लस टू की मात्रा क्या हो जाएगी, कैल्शियम प्लस टू की मात्रा कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसके बाद देखते हैं 20वां पॉइंट, ट्रोपोनिन से कैल्शियम प्लस टू हटने के कारण, अब जैसे ही ये मतलब कैल्शियम प्लस टू हटा तो ट्रोपोमायोसिन में अवरुद्ध प्रभाव जो वापिस था ना, कैल्शियम प्लस टू का मतलब आगे नहीं जाना, ये ट्रोपोमायोसिन का अवरुद्ध प्रभाव हमने पढ़ा था आपके 15वें पॉइंट में, 15वें 16वें पॉइंट में पढ़ा था। तो ट्रोपोमायोसिन अवरुद्ध प्रभाव वापस प्रारंभ होने लग जाता है, यानी जो अवरुद्ध था, रुका हुआ जो ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम के कारण आगे निकल रहे थे, अब क्या इसकी मात्रा कम हट गया, मात्रा कम हो गई, ये अवरुद्ध प्रभाव वापिस चालू हो गया। अब अवरुद्ध प्रभाव वापिस चालू हुआ तो क्रॉस सेतु का बनना भी अब धीरे धीरे क्या हो गया, क्रॉस सेतु जिस तरह से बन रहे थे ना, तो यानी संकुचन के कारण क्रॉस बनते, देखो जिस तरह से सिंपल सी बात है, क्रॉस कब है, अगर बात सारी पेशियों में क्रॉस कब बता, जब मैं संकुचन करूंगा, शीतलन करूंगा तो खुल जाएगा। तो क्रॉस सेतु का बनना अब क्या हो गया, रुक गया, यानी इस तरह का जो क्रॉस हो रहा था वो अब धीरे धीरे खुल गया, यानी उनका क्रॉस सेतु का बनना रुक गया है। एवं पेशीय तंतु वापिस शिथिल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जिस तरह से इस प्रकार अगर हाथ को मोमेंटम कराओ, मैं घुमाऊं या गति करवाऊं, तो अगर इस तरह से दो पेशी मतलब 2-3 पेशियां मिलेगी, यहाँ की और यहाँ की पेशियां मिलेगी तो क्रॉस बनेगा। लेकिन जब इसको धीरे धीरे सब अवरुद्ध वापिस समाप्त, मतलब क्या होता है, क्रॉस सेतु का बनना रुक जाएगा तो वो वापिस शिथिल हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे साथ लिखिए 18 पॉइंट, क्रॉस सेतुओं का यह चक्र, साथ साथ लिखते रहें, क्रॉस सेतुओं का यह चक्र तब तक चलता रहता है, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कैल्शियम प्लस टू ट्रोपोनिन के साथ बंधित रहते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कैल्शियम प्लस टू ट्रोपोनिन के साथ बंधित रहते हैं, कैल्शियम प्लस टू ट्रोपोनिन के साथ बंधित रहते हैं। कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम के कारण, कैल्शियम प्लस टू पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मुक्त रिलीज हो रहे थे, वापिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। लिखे, कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम के कारण कैल्शियम
कैल्शियम +2 पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आपने। आगे लिखें, जिससे साइटोसोल में कैल्शियम +2 की मात्रा कम होने लगती है या कम हो जाती है। जिससे साइटोसोल में कैल्शियम +2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे साइटोसोल में कैल्शियम +2 की मात्रा कम हो जाती है। 20वां देखें, 20वां पॉइंट, ट्रोपोनिन से कैल्शियम +2 हटने के कारण, लिखे इसको, ट्रोपोनिन से कैल्शियम +2 हटने के कारण, कैल्शियम +2 हटने के कारण, लिख लिया यहाँ तक कि ट्रोपोनिन से कैल्शियम +2 हटने के कारण, बतावा जा रही है, कैल्शियम +2 हटने के कारण ट्रोपोमायोसिन में अवरुद्ध प्रभाव था वो वापस प्रारंभ हो जाता है। कैल्शियम +2 हटने के कारण ट्रोपोमायोसिन में अवरुद्धन प्रभाव वापस प्रारंभ हो जाता है। अवरुद्धन प्रभाव क्या था, ये आपका 15-16 नंबर या जो आपके पॉइंट थे उनमें देखना। प्रभाव वापस प्रारंभ हो जाता है, क्रॉस सेतु का बनना भी रुक जाता है। इसके बाद लिखें कि ट्रोपोमायोसिन में अवरुद्धन प्रभाव वापस प्रारंभ हो जाता है, क्रॉस सेतु का बनना भी रुक जाता है, एवं पेशी तंतु वापस शिथिल हो जाते हैं, यहाँ लिख लिया आपने कि प्रभाव वापस प्रारंभ हो जाता है, क्रॉस सेतु का बनना भी अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है, एवं पेशीय तंतु वापस शिथिल हो जाते हैं, इस प्रकार हमने टोटल 20 पॉइंटों के अंतर्गत, पहले हमने 8 क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है, वो क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना। इस 20 पॉइंट को मैंने इजी करके लिखवाया है। ठीक है, ये बहुत ही गहराई से लिखे हुए हैं, इनमें इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने सारी चीज़ें, हाँ, अगर देखा जाए तो इनकी 2-3 सिद्धांत हैं। ठीक है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से 2-3 सिद्धांत है, लेकिन वो सिद्धांत इसी की बात करते हैं, बस नाम अलग अलग है साइंटिस्ट का। हम सिद्धांत पढ़ने की बजाय मैंने पूरी 20 पॉइंट में उसकी क्रियाविधि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को आपके सामने पॉइंट के पॉइंट लिखते हुए नोट्स बनवाए। अपने नोट्स लिख लिए होंगे, पूरा समझाया भी है किस प्रकार संकुचन हुआ, फिर उद्दीपन हुए, उद्दीपन से धीरे धीरे किस प्रकार क्रॉस सेतु और एक्टिन है, फिर मायोसिन जुड़ा, सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई। ठीक है, तो हमने जो आपका पेशिया और पेशियों के प्रकार और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थे उस चैप्टर को, अपना ये दूसरा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, पेशिया, पेशियों के प्रकार और मसल कॉन्ट्रैक्शन, अपना जो चैप्टर मैंने दूसरा चलाया था, इसको हमने आज पूरा कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, या तो जो ह्यूमन डिजीज़ है यानी मानव शरीर में होने वाले रोग, या फिर ब्लड सर्कुलेशन, कोई एक टॉपिक, कोई एक पूरा चैप्टर लेके चलेंगे। तो बायोलॉजी के हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो कल हमारी क्लास होगी वो होगी 3rd चैप्टर पे, या तो वो मानव शरीर में रोगों पे रहेगी या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।